नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक केंद्रित विधियाँ अर्थात जो शिक्षक पर केंद्रित होती है, जिसमें शिक्षक अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, परंतु यह विद्यार्थियों पर केंद्रित नहीं होती है, अधिगमकर्ता पर केंद्रित नहीं होती है, अर्थात यह बाल केंद्रित विधि नहीं होती है, जिसमें कि जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, वह सक्रिय रूप से योगदान नहीं देता, अर्थात वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके अधिगम नहीं करता है। इन्हें हम शिक्षक केंद्रित विधियां कहते हैं। इसमें शिक्षक की रुचि, उसकी योग्यताएं, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसकी आवश्यकता, इनके अनुसार इस विधि का निर्धारण होता है, न कि विद्यार्थी अर्थात बालक की रुचि, उसकी आवश्यकताएं अथवा उसकी वैयक्तिक भिन्नता या उसकी सृजनशीलता या उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन नहीं किया जाता है। इसमें जो प्रथम विधि है वह है व्याख्यान विधि, जिसे हम लेक्चरर मेथड भी कहते हैं। इस विधि को सबसे प्राचीन विधि भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में इस विधि का बहुतायत से प्रयोग किया जाता था। गुरुकुल में भी ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुल के विद्यार्थियों को सिखाने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय न तो किताबें उपलब्ध थी, न ही इस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उपलब्ध थी। और यह विधि आज भी बहुतायत रूप से इसका उपयोग कम नहीं हुआ, आज भी यह बहुतायत रूप से उपयोग में की जाती है और सभी शिक्षण विधियों के अंतर्गत सहायक रूप से उनकी सहायता करती है। शिक्षण अधिक रूप से स्थायी कराने के लिए या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रत्येक शिक्षण विधि में, चाहे वह परियोजना विधि हो, चाहे समस्या समाधान विधि हो, वह प्रयोगशाला विधि हो, चाहे वह प्रदर्शन विधि हो, सभी विधियों में इसका एक पूरक रूप में उपयोग किया जाता है। यह सभी विधियों की सहायक विधि भी है, या हम कहें कि दूसरी विधियां जिनका इसके साथ प्रयोग किया जाएगा वह इसकी सहायक विधियां हो जाएगी। यदि इसका प्रयोग उन विधियों में किया जाएगा तो यह उसकी सहायक विधि हो जाएगी। व्याख्यान विधि यह सबसे प्राचीन विधि है, जो कि आलोचना के उपरांत भी सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात यह सबसे प्राचीन विधि है, परंतु इसकी आलोचना सबसे अधिक की जाती है, अर्थात इसमें यह सबसे अधिक शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें पूरा जो केंद्र होता है, यह संपूर्ण केंद्र वह शिक्षक होता है और शिक्षक 70% समय तक बोलता है और केवल ज्ञानात्मक स्तर का उद्देश्य ही पूर्ण हो पाता है। इसलिए इसमें केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, मूर्त वस्तु के माध्यम से ज्ञान नहीं दिया जाता है, और यह विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से अधिगम करने के लिए बाधित करता है या उनको सक्रिय रूप से अधिगम नहीं करने देता है। उसके पश्चात यह सर्वाधिक प्रयोग में, आज भी यह सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है, अर्थात आज भी इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग में सरल, क्रमबद्ध एवं कम परिश्रम वाली होने के कारण महत्वपूर्ण मानी गई है। अर्थात यदि हमें पूछे कि व्याख्यान विधि या कौन सी विधि ऐसी है जो सबसे सरल है, तो वह है व्याख्यान विधि। क्रमबद्ध अर्थात क्रमबद्ध ज्ञान, यदि हमें विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप से, तार्किक रूप से ज्ञान को देना है, उन्हें तार्किक रूप से ज्ञान को आत्मसात करवाना है, तो हमें इसी विधि का प्रयोग करना होगा, अर्थात ये विधि क्रमबद्ध रूप में ज्ञान की दाता है और कम परिश्रम वाली। इसमें परिश्रम भी कम होता है, शिक्षक के लिए कम परिश्रम करना पड़ता है शिक्षक को। इसमें केवल शिक्षक एक वक्ता के माध्यम से ही और शिक्षार्थी जो है श्रोता के माध्यम से, शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है। इसमें केवल जो शिक्षक होता है वो वक्ता होता है, वह केवल बोलकर ही ज्ञानदाता होता है, अर्थात वह बोलकर ही अधिगम विद्यार्थियों को करवाता है। यह केवल सूचनात्मक विधि है, अर्थात इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को केवल सूचना ही देता है, सूचनादाता का कार्य करता है, अर्थात शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को सूचना देता है और शिक्षार्थी जो है सूचना को ग्रहण कर लेते हैं। और शिक्षक जो है सूचना किस प्रकार देता है? शिक्षक सूचना मौखिक सूचना देता है, अर्थात वह शाब्दिक सूचना के माध्यम से देता है, वह क्रियात्मक कार्य नहीं करता है। इसमें जो केंद्र बिंदु होता है अध्यापक होता है, क्योंकि यह शिक्षक केंद्र विधि है, इसीलिए इसमें केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वह सक्रिय होता है। ये हम जानते हैं शिक्षक केंद्रित विधियों में शिक्षक सक्रिय होता है, वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है, तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, अर्थात वह केवल अपनी एक ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करता है, वह सक्रिय नहीं होता है, वह केवल अपनी कर्णेंद्रियों के माध्यम से ही अधिगम करता है। इसके पश्चात शिक्षण विधि के पद क्या है, अर्थात शिक्षण विधियों को जब प्रयोग में लाया जाता है तो इसके कौन कौन से पद होते हैं। तो शिक्षण विधियों का प्रथम पद है वह है व्याख्यान की विषय वस्तु तथा प्रकरण को निर्धारित करना। हम जानते हैं कि
शिक्षण विधि किस प्रकार निर्धारित होती है? शिक्षण विधि शिक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है, इसीलिए शिक्षण के जो उद्देश्य होंगे वो विषय वस्तु से संबंधित होंगे, अर्थात विषय वस्तु शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है और शिक्षण के उद्देश्य विषय वस्तु से संबंधित है। तो अब शिक्षण के उद्देश्य जो प्राप्त करने हैं वो विषय वस्तु से संबंधित है, तो विषय वस्तु से संबंधित जो शिक्षण के उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं उसी के अनुसार विधि का चयन किया जाएगा और सबसे पहले विषय वस्तु या प्रकरण को निर्धारित करना पड़ेगा, तभी हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात अध्यापक द्वारा योजना बनाई जाएगी, अर्थात किस प्रकार से इसकी क्रियान्विति करनी है उसकी योजना अध्यापक बनाता है। उस चरण में शिक्षक उद्देश्य निर्धारित करेगा, पहले इस विषय वस्तु के वह विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करेगा और उन उद्देश्यों से जो व्यवहारगत परिवर्तन है उनको वह लिखेगा। फिर वह छात्रों का पूर्व ज्ञान निर्धारित करेगा, क्योंकि छात्रों के पूर्व ज्ञान के अनुसार ही उन्हें नवीन ज्ञान प्रदान किया जाए, उसको जोड़ करके उसकी प्रस्तावना करने के पश्चात ही उनको ज्ञान प्रदान किया जाएगा और उनका पूर्व ज्ञान का निर्धारण इसलिए हमें करना ही पड़ेगा। उसके पश्चात वो पाठ्य वस्तु की रूपरेखा तैयार करता है, अर्थात पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जानी है, जो विषय वस्तु वह व्याख्यान विधि के माध्यम से जिसका वह शिक्षण कराएगा उसकी रूपरेखा तैयार करता है, अर्थात उसे किस प्रकार से उसकी व्याख्या करनी है, किस प्रकार से कौशलपूर्ण व्याख्या करनी है, किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न, किस प्रकार से बोध प्रश्न हमें पूछने हैं, तो इनका उपयोग वह करता है। किस प्रकार से पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना है, उसके पश्चात वह उचित उदाहरणों को भी स्थान देता है, उदाहरणों के माध्यम से वह व्याख्यान को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। इसके पश्चात अध्यापक द्वारा व्याख्यान देना अर्थात उस योजना को की क्रियान्विति करता है, उसको क्रिया में लाता है, वह व्याख्या देता है तथा प्रस्तुतिकरण करता है और छात्रों द्वारा यह ग्रहण किया जाता है, अर्थात यह ज्ञान का दाता होता है। सूचना को वह ज्ञान को अर्थात सूचना को विद्यार्थियों को देता है और छात्र इनको ग्रहण करते हैं। फिर वह उसका वापस सारांश प्रस्तुत करता है, वही व्याख्यान विधि के द्वारा उस पूरी विषय वस्तु का, पूरी प्रकरण का व्याख्या करता है, उसका सारांश प्रस्तुत करता है। उसके पश्चात वह मूल्यांकन करता है, अर्थात व्याख्यान विधि में कुल कितने पद होते हैं? 1 2 3 4 5, अर्थात टोटल जो है वो 5 पद होते हैं और प्रथम पद उस विषय वस्तु का निर्धारण, द्वितीय पद उसकी योजना बनाना, तृतीय पद उसकी क्रियान्विति करना, चतुर्थ पद उसका सारांश प्रस्तुत करना और पंचम पद है उसका मूल्यांकन करना। इसके पश्चात व्याख्यान विधि है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, इन पर हम विचार करेंगे। तो व्याख्यान विधि जो है उसकी संप्रेषण व्यवस्था किस प्रकार होती है ये हम समझने का प्रयास करें। तो शिक्षक होता है और यहाँ छात्र होते हैं, तो शिक्षक का जो प्रेषण होता है, संप्रेषण, वह सीधा छात्रों पर होता है। शिक्षक बोलता है, शिक्षक वक्ता होता है और छात्र जो होते हैं श्रोता होता है। शिक्षक सूचना दाता होता है और छात्र सूचना ग्राही होते हैं, अर्थात सूचना को ग्रहण करते हैं। अब व्याख्यान विधि के गुण क्या है? सबसे प्रथम गुण, यह विधि बहुत ही अल्पव्ययी है, अर्थात इसमें व्यय जो होता है बहुत कम होता है, इसमें समय भी बहुत कम लगता है। इसके अलावा इसमें पैसों का खर्च बहुत कम होता है। यह कम परिश्रमी विधि है, इसमें शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि इसमें एक ही अध्यापक अनेक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होता है। अर्थात यह बहुत बड़ी कक्षा में जिसमें बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों उनको भी ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होता है, क्योंकि इसमें छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता, सभी छात्रों को एक ही स्तर के समझकर उनको ज्ञान दिया जाता है। इसमें किसी भी उपकरण की या प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए प्रयोगशाला पर या उपकरण पर जो व्यय किया जाता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात द्वितीय बिंदु, अध्यापक वे छात्रों को कोई विशेष श्रम नहीं करना पड़ता, अर्थात अध्यापक को भी न तो कोई विशेष श्रम करना पड़ता है, अर्थात उसको पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, उसको किसी भी प्रकार से मानसिक क्रिया नहीं करनी पड़ती है, उसको शारीरिक क्रिया नहीं करनी पड़ती है। अध्यापक को भी शारीरिक क्रिया नहीं करनी पड़ती है, उसे केवल वक्ता का रोल, वक्ता की भूमिका अदा करनी होती है, अर्थात उसे विशेष श्रम नहीं करना होता है। तृतीय बिंदु है सरल, संक्षिप्त एवं तीव्रगामी रूप से चलने वाली, अर्थात इस विधि में किसी भी लंबे प्रकरण को, लंबी विषय वस्तु को शीघ्रता से कम समय में स्पष्ट किया जा सकता है, कम समय में उसका शिक्षण किया जा सकता है, अर्थात ये एक सरल विधि है। सरलता से यानी कि इसमें व्यय कम होता है और समय कम लगता है और परिश्रम कम होता है। संक्षिप्त है यानी कि छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में ये प्रस्तुत कर सकती है। तीव्र गति से चलने वाली विधि, कम समय में पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है इसके माध्यम से, जिसके माध्यम से व्यापक पाठ्यक्रम, व्यापक यानी जो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है उसको कम समय में शिक्षण द्वारा संभव है। चतुर्थ जो है वह विषय वस्तु के अंतर्गत तार्किक क्रम सुगमता से स्थापित किया जा सकता है, अर्थात तार्किक क्रम है, विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें विभिन्नताएं नहीं होती क्योंकि
छात्र के विचारों को स्थान नहीं दिया जाता, उसकी सृजनशीलता को स्थान नहीं दिया जाता। इसलिए इस पे क्रम विभंगता होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। शिक्षक जिस प्रकार से व्यवस्थित करता है, ज्ञान को जिस प्रकार से प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप में यह तार्किक क्रम में शिक्षण कार्य किया जाता है। उसके पश्चात तथ्यात्मक जानकारी, तथ्यात्मक ज्ञान या ऐतिहासिक विवेचना हेतु सर्वोत्तम विधि है तथा उच्च कक्षा हेतु छात्रों में विशेष सहायक है। अर्थात हम कहें कि तथ्यात्मक ज्ञान अर्थात किसी भी विषय, किसी भी पद का, किसी संप्रत्यय का हम तथ्यात्मक ज्ञान देना चाहें, अर्थात किसी के विचारों को हम बताना चाहें, तो ये तथ्यात्मक ज्ञान भी इस विधि के माध्यम से सर्वोत्तम विधि है, इस विधि के माध्यम से दिया जा सकता है। ऐतिहासिक विवेचना किसी की करनी हो, अर्थात दृष्टांत हमें बताना हो, किसी की ऐतिहासिक विवेचना करती हो, किसी के जन्म के बारे में, किसी की जीवनी, किसी की आत्मकथा बताने के लिए, या हम कहें कि इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए एक सर्वोत्तम विधि है। अर्थात व्याख्यान विधि ऐतिहासिक विवेचना और तथ्यात्मक ज्ञान के लिए सर्वोत्तम विधि है और उच्च कक्षा के छात्रों के लिए विशेष सहायक है, क्योंकि उच्च कक्षा के छात्रों का अवबोधात्मक स्तर, संज्ञानात्मक स्तर उच्च होता है। इसलिए इस विधि में अमूर्त व्याख्या की जाती है, अमूर्त ज्ञान के माध्यम से एक अधिगम कराया जाता है। तो उच्च कक्षा के जो छात्र होते हैं, जो 8th क्लास से ऊपर के जो छात्र हैं, वो अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में आ जाते हैं, अमूर्त रूप से ज्ञान का संप्रति निर्माण करने लगते हैं, वह अमूर्त रूप से अवधारणाओं का निर्माण करने लगते हैं और उनका पाठ्यक्रम भी व्यापक होता है। इसीलिए यह विधि उच्च कक्षा में सर्वोत्तम है, उच्च कक्षा के लिए विशेष सहायक विधि है। इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों की सहायक विधियों के रूप में भी किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि इस विधि का प्रयोग किसी भी विधि, कोई भी विधि हो, अन्य विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि हो, तो उस विधि में भी सहायक विधि के रूप में किया जाता है। अर्थात इस विधि का प्रयोग तो प्रत्येक विधि में किया जाता है। व्याख्यान विधि द्वारा पाठ्यपुस्तक की पुनरावृत्ति भी संभव है। अर्थात जब हम पाठ्यपुस्तक का रिवीजन कराते हैं तो व्याख्यान विधि द्वारा उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु है, मुख्य मुख्य जो सारांश है, उसके जो मुख्य मुख्य पद है, उनका व्याख्यान विधि द्वारा वापस रिवीजन, वापस पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब व्याख्यान विधि के दोष, अर्थात व्याख्यान विधि की सीमाएं क्या है, व्याख्यान विधि में क्या गुण नहीं है। तो व्याख्यान विधि जो है उसके माध्यम से प्रस्तुत ज्ञान जो होता है उसकी समझ छात्रों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है, तो छोटी कक्षाओं में इसका सफल प्रयोग संभव नहीं है। व्याख्यान विधि में प्रस्तावना का महत्वपूर्ण योगदान है। हम जानते हैं प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना, उस प्रस्तावना के अंतर्गत वह उसके पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है व्याख्यान विधि में। तो अब हम जानते हैं कि छोटी कक्षाओं के जो बालक होंगे उनमें पूर्व ज्ञान जो होगा या तो अव्यवस्थित होगा या पूर्व ज्ञान नहीं होगा। तो अब इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस विधि में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनका पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी सक्रिय नहीं होता है। और हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक सक्रिय रूप से स्वयं अपना अधिगम करता है, बालक स्वयं अपने संज्ञानात्मक